नमस्कार ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपका भी स्वागत और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर ये बताएं कि आज तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पत्रकार जो बड़े बड़े धुरंधर जिनके बड़े बड़े सूत्र हुआ करते थे, सब के सब पस्त हो गए होंगे, सदमे में चले गए होंगे। किसी एक भी पत्रकार का कोई भी आंकलन कि कौन सीएम बनने जा रहा है राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में सही साबित नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ ओपिनियन पोल सर्वे आते हैं, एग्जिट पोल आते हैं, उसी तरीके से अब कौन मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर के भी वो इतने सारे लोगों के नाम बता देते हैं कि साहब ये बनेंगे, ये बनेंगे, या ये बनेंगे, या ये बनेंगे, या ये बनेंगे। और आप देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में जो जो नाम चलाए गए उनमें से कोई नहीं बना। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में जितने नाम लिए जा रहे थे उनमें से कोई नहीं बना। राजस्थान में भी जो जो नाम गिनाए जा रहे थे, क्या उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बना? नहीं बना। तीनों राज्यों में ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जिनकी चर्चा मीडिया में थी ही नहीं, सिरे से गायब। इससे पता चलता है कि जो हमारा आधुनिक मीडिया है ये बहुत सारे साजो सामान से 10 जगह संवाददाता इकट्ठे खड़े कर देंगे अलग अलग लोकेशन पे, स्टूडियो में सो कॉल्ड एक्सपर्ट बैठा देंगे 4-5, एंकर जो है वो पूरा ज्ञान उंडेल देंगे, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि एक्चुअल में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, खास तौर से मैं चर्चा करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की। उनके जो सोचने समझने का तरीका है वो एक्चुअल में क्या है, ये इतने सालों बाद भी जो ये आधुनिक मीडिया है ये समझ नहीं पाया है एक्चुअल में। और मैं इसलिए ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये बिल्कुल टेस्टेड बात है कि जब जब जिन जिन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की जाती है उसको वो अवसर की तरह लेते हैं और फिर जो वो करते हैं चारों खाने चित मिलता है। पूरा विरोधी, जो चाहे राजनीतिक दलों के नेता हो, चाहे इकोसिस्टम हो, चाहे लुटियन मीडिया हो। अब बस एक उदाहरण देता हूं, इससे समझ में आ जाएगा हमारे दर्शकों को। जी। ये जिस तरीके से 2 महिलाओं को नग्न करके और उनके साथ रेप किया गया, उनके साथ दरिंदगी की गई, जो ये पूरा प्रकरण उछाला गया था मणिपुर वाला, मतलब कोई पहली घटना तो नहीं थी ना वहां पे वो, लेकिन चूंकि उसका वीडियो इनके पास था जिसको ये दबाए बैठे थे, और जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था उससे एक दिन पहले वो वीडियो जारी किया और साजिश के तहत किया गया ताकि पूरा पार्लियामेंट सेशन जो है उसको पलीता लगा दिया जाए, जो इनका तौर तरीका है। कभी पेगासस को ले आएंगे, कभी हिंडनबर्ग को ले आएंगे, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ले आएंगे, कभी कोई मुद्दा ले आएंगे, कभी कोई मुद्दा ले आएंगे। पार्लियामेंट को ठप करना है, सरकार को काम नहीं करने देना, विधेयक पास नहीं होने देने, सरकार को श्रेय ना मिल जाए, इसमें फलीता लगाना। ऐसे ही वो मणिपुर वाला जो है 2 महिलाओं का मुद्दा इन्होंने उठाया। क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, महिला आरक्षण बिल आ गया, पास हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इनकी बोलती एकदम बंद, और पार्लियामेंट के भीतर ये महिला आरक्षण विधेयक का विरोध नहीं कर पाए। वो भी नहीं कर पाए जो अतीत में महिला आरक्षण विरोध की, महिला आरक्षण की प्रतियां फाड़ देते थे विधेयक की और कबूतर की तरह उसको सदन में उड़ा देते थे, जो पार्लियामेंट को नहीं चलने देते थे, जो व्यवस्थाएं ही नहीं बनने देते थे। तो वो भी मजबूर हुए उसका समर्थन करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक माहौल बनाया और इन्हीं के मुंह पर वो फेंक करके मारा। अब इनकी बोलती बंद है। अभी पिछले कुछ दिनों से नया नया शौक चल रहा था राहुल गांधी को, जातीय जनगणना, ओबीसी की बात करते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे कि साहब केवल 3 सेक्रेटरी जो हैं
वो ओबीसी कैटेगरी के क्यों हैं, बाकी के क्यों नहीं हैं। अब इन मंद बुद्धियों को, जो एक शब्द का यूज किया था नरेंद्र मोदी ने, मूर्खों के सरदार, तो इनको ये पता नहीं है कि जो अब सेक्रेटरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो काम कर रहे हैं वो 91 92 बैच के हैं। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो उस समय किसकी जिम्मेदारी थी कि अधिक से अधिक ओबीसी के लोग जो हैं वो कैडर में आए, या अगर कोई आरक्षण की व्यवस्था से आईएएस और आईपीएस बनते तो शायद आप दोष देते किसी को। ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, बिना सर्च रिसर्च के कोई कुछ भी मुद्दा हाथ में पकड़ा देता है, उसको बड़े गलत तरीके से पेश करते हैं और फिर घिर जाते हैं। अब आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में अगर एक वनवासी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो वहां अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, वो ओबीसी हैं। विजय शर्मा को ब्राह्मण है वो, उनको भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। यानी छत्तीसगढ़ में अगर एक वनवासी आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो अरुण साव जो ओबीसी हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, विजय शर्मा जो ब्राह्मण हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, मोहन यादव को। यानी आप करिए ओबीसी की राजनीति, आप करिए पिछड़ों की राजनीति। छत्तीसगढ़ में भी एक ओबीसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, मध्य प्रदेश में तो ओबीसी को चीफ मिनिस्टर ही बना दिया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। और यहां पर चूंकि ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, इसलिए जगदीश देवड़ा जो दलित हैं उनको, राजेंद्र शुक्ला जो ब्राह्मण हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अभी राजस्थान का पर आ जाइए, राजस्थान में सीधे सवर्ण को, ब्राह्मण को ही चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और दिया कुमारी जो राजपूत हैं और प्रेमचंद बैरवा जो दलित हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो जातीय राजनीति करने की अगर इन्होंने कोशिश की, और चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज से नहीं काफी समय से जातियों को मैनेज कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, संगठन में, सरकारों में उनको लेकर के आ रहे हैं। वरना याद करिए अंजू जी, एक समय था, एक दौर था और लंबा दौर था वो जी, ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल शहर बेस पार्टी है और ब्राह्मणों की और बनियों की पार्टी है। बिल्कुल यही बोलते थे। जो मतलब इंटीरियर में जो रूरल एरिया है वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख में कोई कास्ट ऐसी बची है जिसका वोट भारतीय जनता पार्टी को ना मिल रहा हो। हालत ये है कि जो दलित हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम वोट करते हैं। ब्राह्मण तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, वैश्य तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जो छोटी छोटी कास्ट है उनके भी नुमाइंदे या तो सरकार में है, या निगम में है, या बोर्ड में है, या संगठन में है, उनको जगह दी गई है और लगातार उनको सम्मान दिया जा रहा है। तो कई मोर्चों पर जब हम ये देखते हैं कि 3 राज्यों में लीडरशिप किस तरीके से तय की गई है, किस तरह चेहरे चुने गए हैं, तो 2-3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, हमारे यहाँ के मीडिया को कुछ पता नहीं है, उनके कोई सूत्र नहीं है, उनके कोई संबंध नहीं है, उनको कोई घास डालने को तैयार नहीं है। वो हवा में लठ बजा रहे हैं, केवल टीआरपी बटोरने के लिए 6 जगह संवाददाताओं को खड़े करते हैं, 4 एक्सपर्ट स्टूडियो में बैठाते हैं और बेवजह की बेसिर पैर की जो है वो चर्चा करते हैं। नंबर 2 जी, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व लगातार इस बात का संकेत और संदेश दे रहा है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयासों से ही आगे बढ़ेंगे, यानी हर जाति का प्रतिनिधित्व करके चलेंगे। तो ये 2 सीधे स्पष्ट है। और तीसरी बात, ये जो 3 राज्यों में
चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए हैं और स्पीकर बनाए हैं, जी ये 2024 के लोकसभा चुनाव के तमाम समीकरणों को साध रहे हैं। बिल्कुल। ये सीधी सीधी मेरी शुरुआती टिप्पणी है जो अभी 10 मिनट की हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि आप देखो ना कि 1+2 का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश में भी वही और राजस्थान में भी वही, और सारी जातियों को साध लिया है, कोई बची नहीं है। और सबसे मजेदार बात तो ये कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं, उससे तो आप सोचिए अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो उनको लगता है कि यादव वोट बैंक उन्हीं की भपौती है, उनको तो मतलब कहती सदमे में चले गए होंगे कि ये क्या हो गया। ये इतना बड़ा दांव है अंजू जी, जी क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो यादव है उनका कुछ प्रतिशत ही अभी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, कुछ ही प्रतिशत मिलता है। अधिकांश जो वोट है वो अखिलेश यादव के कुनबे को और समाजवादी पार्टी को जा रहा है। बिहार में जो यादव है मोस्टली वो लालू यादव के कुनबे को जाता है, यानी आरजेडी को जाता है, और किसी पार्टी को नहीं जाता। ना वो नीतीश कुमार के पास जाता और ना वो कांग्रेस के पास जाता। भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक बहुत सर्टेन छोटा सा एक वर्ग है यादव का, पिछड़ों का, जो उनके पास आता है। अब ऐसे समय जबकि लोकसभा चुनाव में कुल 4-4.5 महीने बचे हैं और हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 70 से ज्यादा सीटें जीती थी और 2019 में 62+2 64 सीटें जीती थी। ऐसे में ये जो दांव खेला गया है कि पड़ोस के एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री ही आप यादव को बना दीजिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या बीत रही होगी इस समय यादवों की और मुसलमानों की राजनीति करने वालों के ऊपर। बिल्कुल। और इसके साफ साफ संदेश और संकेत गए हैं, केवल यादवों को नहीं, एंटायर जो ओबीसी आपका वर्ग है उस सब को, कि भाई हम आपको पूरा सम्मान देने को तैयार हैं। अभी तक हम पर यह आरोप लग रहा था ना कि भाई हमने किसी यादव को बड़ा पद नहीं दिया या उस तरीके से सम्मान नहीं दिया, अब हम दे रहे हैं। तो आप इन जातिवादी ताकतों के चंगुल से बाहर निकल करके आइए। और यादवों में भी ऐसे बहुत होंगे जो इनकी जो तुष्टीकरण की नीति है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति, उससे नाराज होंगे, खास तौर से पढ़े लिखे लोग या जिनकी सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में विश्वास है, यकीन है, वो थोड़ा सा नाराज होंगे। तो वो एक शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। सर जैसे आज सुबह जैसे आप भी बात करें कि बड़े सारे पत्रकार रिपोर्टर जगह जगह खड़े थे, वसुंधरा राजे सिंधिया मुलाकात करके आ रही हैं राजनाथ सिंह के साथ, मुस्कुरा रही हैं, लगता है उनके मन की बात हो गई है या उनके पसंदीदा कैंडिडेट को लाया जा रहा है। ये सारी बातें अलग है, लेकिन क्या वसुंधरा राजे सच में मान गई होंगी? आगे चलकर वो मानी ही रहेंगी? कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी बीजेपी के लिए? ये मान लिया जाए जो कुछ हुआ है आज उसके बाद राजस्थान में कि सब शांत रहेगा? एक वो जगजीत सिंह की गजल है ना कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो कैसे छुपाएं, वो मुस्कुरा करके ही किसी तरीके से गम को छुपाएंगी। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ और मैंने अपने वीडियो में बार बार कहा है, एक दो दूसरे मित्रों के चैनलों पर गया हूँ, वहां भी मैंने कहा है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, तीनों स्टेट में किसी को भी ये घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा गया कि अगर राजस्थान में हम जीते तो वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मध्य प्रदेश में जीते तो शिवराज चौहान को बनाएंगे, या छत्तीसगढ़ में जीते तो रमन सिंह को बनाएंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में 2019 में देवेंद्र फडणवीस का बार बार मंच से नाम लेकर के नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे अगर हम सत्ता में वापस आए, इन तीनों राज्यों में किसी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा गया। यानी तीनों राज्यों में केवल नरेंद्र मोदी का ही चेहरा था और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से ये
जान और समझ चुकी है। 2018 में इन तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी। लेकिन 6 महीने के अंदर जब लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में, तीनों राज्यों की मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की झोली में डाली थी वहां के मतदाताओं ने। यानी इन तीनों राज्यों के जो मतदाता है मूलतः नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। राज्य में जब चुनाव हो रहे थे तब स्थानीय नेतृत्व, लीडरशिप, विधायक, मंत्रियों का जो नाकारापन था, उसकी नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया गया। लेकिन जैसे ही 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी की झोली सीटों से भर दी। राजस्थान में एक वो बेनीवाल की सीट छोड़ करके बाकी सारी 24 सीटें बीजेपी को। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की सीट छोड़ करके कमलनाथ के बेटे वाली सारी सीटें बीजेपी को। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी को। तो ये अच्छे तरीके से समझते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी कि मोदी जी को आगे करिए, उनके चेहरे को आगे करिए, जनादेश लीजिए, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट दिया है वहां की जनता ने। तो अब तो नरेंद्र मोदी को तय करना था ना कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। ये जो जनादेश आया है, ना तो वसुंधरा राजे के चेहरे पे आया है, ना शिवराज चौहान के चेहरे पे आया है, ना रमन सिंह के चेहरे पे आया। दूसरी बात, 2 बार चीफ मिनिस्टर रह ली ना वसुंधरा राजे, और 2018 में तो जो नारा लगा था कि मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वो सबके जहन में है अभी तक भी। और इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान 17-18 साल चीफ मिनिस्टर रह लिए, रमन सिंह 15 साल चीफ मिनिस्टर रह लिए। तो जो एक फलसफा है, जो एक सिद्धांत है, जो एक नीति है, और जो एक अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को मैसेज देना चाहता है बीजेपी नेतृत्व भी और आरएसएस भी, कि भाई मौके सबको मिलेंगे। जो भी समर्पण भाव से काम करेगा, वो चाहे अननोन चेहरा ही क्यों ना हो, उसको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। एक चाय वाला अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, या गुजरात का 13.5 साल तक मुख्यमंत्री रह सकता है, तो फिर कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। और वही संदेश और संकेत देकर के इस बार बीजेपी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं अंजू जी, इसका कितना बड़ा मैसेज संगठन में काम करने वालों के पास जाएगा कि जिन मोहन यादव को कोई जानता नहीं था, भले ही वो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, भले ही वो दूसरी बार एमएलए थे, भले ही वो संगठन में काम कर चुके, लेकिन मीडिया में तो कहीं नाम ही नहीं था। तो एक ऐसे आदमी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था कि ये भी बन सकता है, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। विष्णुदेव साय पंच रहे कभी एक गांव के, और आज सर्वे सर्वा बनने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के, कल शपथ ग्रहण कर लेंगे। 4 बार एमपी चुने गए, केंद्र में काम कर चुके हैं, अटल जी के साथ भी काम कर चुके हैं, मोदी जी के साथ भी काम कर चुके हैं। उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री, क्योंकि आज को तो कोई आदिवासी मानता नहीं था, उनकी जाति को लेकर के विवाद भी हुआ था उस समय। तो पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को दिया। उस छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना रहे हैं जहां 32% वोट जो है वो आदिवासियों के ही। तो ये बहुत सोच समझ करके फैसले लिए गए हैं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को कौन जानता था, पहली बार एमएलए बने हैं और पहली बार में ही उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये एक तरीके होते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए, और उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो इच्छा है, उसको जगाने के लिए कि भाई आप काम करिए, पूरे समर्पण भाव से काम करिए। जरूरी नहीं है कि बार बार हम वसुंधरा राजे को ही चीफ मिनिस्टर बनाए, जरूरी नहीं है कि शिवराज चौहान को ही बनाए या रमन सिंह को ही बनाए। आप अगर काम करेंगे
तो आपके लिए भी मौके हैं, आप भी यहाँ चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ये कांग्रेस में मुमकिन नहीं है। मैंने कल एक प्रोग्राम किया था शाम को अपने चैनल पे, मैंने जी कहा था कि क्यों हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ही या उनका कुनबा ही सारे पद हासिल कर लेता है, या कर्नाटक में अगर जनादेश मिलता है तो क्यों सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बनता है और डी के शिव 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 कुमार जो है वो उसी को पद मिलते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं, और क्यों नहीं मिलते किसी को? क्योंकि कांग्रेस की बर्बादी का कारण ही ये है कि उस ढर्रे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, या निकलने का साहस ही नहीं कर पा रहा है नेतृत्व, क्योंकि पार्टी कमजोर हो चुकी है। भारतीय सर जनता पार्टी में ये प्रयोग किया जा रहा है और बहुत नियोजित तरीके से सोच समझ करके किया जा रहा है। सर कांग्रेस में ये प्रयोग हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि ऊपर के लेवल में भी तो आप देखिए ना, सोनिया गांधी या राहुल गांधी, या राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएंगे, सोनिया गांधी बन जाएंगी। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, 40वीं बार लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां पर उनके अलावा कोई सोच नहीं सकता। इसीलिए इनके राज्यों में भी यही हाल है। पर सर शिवराज सिंह को लेकर आप क्या कहेंगे? आज वो लाडली महिलाओं से मिल रहे थे, गले लग लग के रो रहे थे, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, दिल्ली जाकर कुछ मांगने से बेहतर है मर जाना। ये सब क्या है? क्या वो बहुत ज्यादा सदमे में चले गए हैं कि उनको क्यों हटाया गया, या वो मतलब कहते हैं ना कि मुस्कुरा भी नहीं पा रहे कि चलिए गम छिपा लो अंदर, बाहर ना लाओ, उनके गम तो उछल उछल कर बाहर आ रहे हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान बहुत ही अनुशासित नेता रहे हैं। अब तक का जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि जो वो कह रहे हैं कि मैंने कभी किसी से कोई पद मांगा नहीं है, और उनको चीफ मिनिस्टर भी कब बनाया गया था? जब उमा भारती को हटा करके वहां पर किसी को जिम्मेदारी सौंपनी थी, उस समय उनको मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और वो बहुत परिश्रमी आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी भी है, और संगठन के लिए या जो भी पार्टी नेतृत्व उनको जिम्मेदारी देता है उसको पूरा करते हैं, निभाते हैं। हाँ, भावनाओं में कभी कभी होता है कि आप कोई ऐसी टिप्पणी कर दें जो आज हमें गलत लग रही है, पर मुझे लगता है कि बीजेपी नेतृत्व इतना परिपक्व तो है जो ये समझ पा रहा होगा कि इस समय शिवराज सिंह चौहान की या उनके करीबियों की या उनके समर्थकों की, जो उनको मध्य प्रदेश में प्यार करते हैं, उनकी मनोदशा क्या होगी। मेरे विचार से जो कुछ उन्होंने कहा है वो जो उनके अपने कट्टर समर्थक हैं, बस उनको शांत करने के लिए कह दिया होगा। बाकी मैं जहां तक जानता हूं उनकी राजनीति को, उनके तौर तरीकों को, वो बहुत शांत दिमाग के आदमी हैं, और आगे भी उनको कोई पद मांगने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि ऐसे परिश्रमी नेता को, नेतृत्व को, जो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व खाली छोड़ेगी ही नहीं। उनको बहुत जल्दी कोई ना कोई नया दायित्व मिल जाएगा। सर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को तो स्पीकर बना दिया, आप वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या भूमिकाएं देखते हैं? केंद्र में आ सकते हैं? अभी खाली पद भी हुए, नरेंद्र तोमर ने देखिए वो उनको भी स्पीकर बना दिया मध्य प्रदेश में, तो वो उनकी भी मिनिस्ट्री खाली होगी। तो आपको लग रहा है कि इन लोगों को दिल्ली की तरफ लाया जा सकता है, इनकी सेवाएं वहां पर ली जाएंगी? मैं अगेन ये जो आजकल का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके संवाददाताओं, एंकर्स और संपादकों की तरह कोई ख्याली पुलाव नहीं पकाऊंगा अंजू जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में किसी के लिए क्या भूमिका चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, इसको कोई नहीं पढ़ सकता। पर हाँ, इतना जरूर है कि अगर रमन सिंह को स्पीकर बनाया गया है तो बहुत सोच समझ करके बनाया गया होगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में अगर नरेंद्र तोमर को स्पीकर बनाया गया है, केंद्र से कैबिनेट स्तर के मंत्री पद से हटा करके वहां भेजा गया है, तो वो भी बहुत सोच समझ करके बनाया गया होगा। एक सिंधी समुदाय से आने वाले जो आपके वासुदेव देवनानी हैं, जो अजमेर से चुन करके आते हैं, उनको राजस्थान का स्पीकर बनाया गया है, तो बहुत सोच समझ के बनाया गया होगा। तो शिवराज चौहान हो या वसुंधरा राजे हो, इनके लिए भी कोई ना कोई उनके दिमाग में प्लानिंग चल रही होगी कि इनको क्या दायित्व सौंपने हैं। और मुझे लगता है कि जब सही समय आएगा
तो वो हो जाएगा। उसके लिए मुझे लगता है कि इन लोगों को ज़्यादा इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा। सर, ओबीसी की जनगणना हो, ओबीसी की जनगणना हो, ये राग राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अलापते रहे। और बीजेपी ने जिस तरह से इन 3 राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग की है, सभी तबकों को साथ में ले लिया है, उससे आपको लगता है कि इनका ये जो एजेंडा था 2024 के लिए, शायद इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे भी एजेंडों का अकाल पड़ा हुआ है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो उसकी पूरी तरह से हवा निकल गई है। अब ये 28 पार्टियों वाला जो इंडी अलायंस अगर आज की तारीख में है भी, तो इसके पास कोई अब बड़ा मुद्दा तो बचा नहीं। देखिए, ये केवल राग अलापते रहे हैं, किया इन्होंने कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए कि मंडल कमीशन से लेकर के और कई रिपोर्ट्स आई समय समय पर, उनको इन्होंने ठंडे बस्ते में क्यों डाले रखा? उन पर अमल क्यों नहीं किया? वो सिफारिशें मानी क्यों नहीं? वो लागू क्यों नहीं की? और ये अभी क्यों याद आया सब कुछ? पिछड़े भी याद आ रहे हैं, जातीय जनगणना भी याद आ रही है, महिलाएं भी याद आ रही हैं मणिपुर की, तमाम दूसरे। जब राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार, यौनाचार, बलात्कार अगर कहीं हो रहे थे तो वो राजस्थान में हो रहे थे, तो तब ये बहन भाई राजस्थान क्यों नहीं जाते थे? या अशोक गहलोत को बुला करके बात क्यों नहीं करते थे कि भाई ये महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं इनको रोकिए? मणिपुर में अगर एक कोई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, शर्मनाक घटना हो गई, तो ये पार्लियामेंट भी नहीं चलने देंगे। वह रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मोदी को गाली देंगे, उनको मोदी महिला विरोधी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपके रूल्ड स्टेट में कहीं कोई बड़ी घटना होगी, दर्दनाक घटना होगी, तो आप आपराधिक चुप्पी साध के बैठ जाएंगे। पब्लिक एक्चुअल में इस सोशल मीडिया के ज़माने में इतनी जागरूक हो गई है कि वो सारी चीज़ों को देखती, सुनती, समझती है। तो पब्लिक को मूर्ख मारने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात ये है कि इनका पाला ऐसे नेतृत्व से, ऐसे प्रधानमंत्री से पड़ा है कि जो जब जब उन पर किसी मुद्दे को लेकर के आक्षेप किए जाते हैं या उनको घेरने की कोशिश की जाती है, तो वो उसको अवसर में तब्दील कर देते हैं। तो बार बार ये सिद्ध हुआ है। और इस बार तो महिला आरक्षण बिल चाहे पास कराने का मामला हो, या अभी वनवासी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने का, एक राज्य में पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाने का, तीसरे राज्य में सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाने का, और उनके नीचे 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके सभी जातियों को साधने का जो उन्होंने काम किया है, बहुत ठंडे दिमाग से, सोच समझ करके, तो इसका असर तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे इस पूरे इंडी अलायंस पे। बिल्कुल सर, 2024 को ध्यान में रखकर ही ये पूरी सोशल इंजीनियरिंग की गई है और इसके नतीजे भी हमें 2024 में देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल हर कोई सदमे में है कि इतना दिमाग लगाकर कैसे ये सब कुछ किया गया है। सर, आपने वक्त निकाला इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।